कौशल्यानंदन तुम्हें हम नमन करें हर बार, नाव पड़ी मझधार में प्रभु खेच करो बापार। कौशलेश मिथिलेश्वरी एजी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम जय बोल सियावर राम। उपस्थित हम अमर साथियों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी मातृशक्ति, आइए गौर करते हैं बिछड़ी हुई कहानियों की तरफ जो पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने गाई हैं, घासीराम पंडित और बुलाकीदास नाई की कथा की तरफ। इसमें भाग 10 जो हम आप लोगों के सामने लेकर के चल रहे हैं। इधर जब बुलाकीदास नाई और घासीराम पंडित जी आगे बढ़ते चले गए और एक दूसरे नगर में जाकर के पहुंचे हैं, तो पंडित जी ने कहा कि बुलाकीदास, ये सामने जो एक भगवान शंकर का मंदिर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, आज की रात हम और तुम यहीं पर व्यतीत करेंगे। बोले ठीक है। तो दोनों लोग वहां पर जब लेट गए, थोड़ी देर बाद पंडित जी ने कहा कि ऐसा करो, ये रुपए लो और बाजार में जाकर के भोजन का प्रबंध करके हमारे लिए और अपने लिए चले आओ। तो आज बुलाकीदास रुपए लेकर के बाजार के लिए चले और जब इधर से गए, देखते हुए गए कि कोई दृश्य मिल जाए जो हम पंडित जी से पूछें, वो हमारे प्रश्न का उत्तर ना दे पाएं और हम अपने घर चले जाएं। लेकिन कोई प्रश्न नहीं मिला। इधर से जब लौट रहे थे तो उधर से देखा कि एक चौराहे पर 4 स्त्रियां हैं और एक पुरुष को पकड़े हुए हैं। वो ये कह रही है कि ये हमारा पति है, दूसरी ये कह रही है कि हमारा पति है। ये दृश्य जिस समय देखा है तो बुलाकीदास खड़े होकर के देखने लगे। वो चारों स्त्रियां अपना अपना पति बता रही हैं और वो पुरुष मौन खड़ा है। ये दृश्य जिस समय देखा तो एकदम से दौड़ते हुए पंडित जी के पास में आए, झोला को रख दिया और एक बात कही है, महाराज ये सामग्री आपकी रही, लेकिन हाथ जोड़नाई कहे सुनो मेरे महाराज, झोला दे मेरे हाथ में और जान दे हमें आज। पंडित जी से समझाया, महाराज आप हमारे हाथ में हमारा झोला दो और हम तो अपने घर जा रहे हैं। तो पंडित जी कहने लगे आखिर बात क्या है, काय को घर जा रहे हो? तो बोले महाराज हमने आपसे ये शर्त रखी थी, अगर आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो हम वहीं से वापस हो जाएंगे। तो पंडित जी कहने लगे अभी तो तुमने प्रश्न पूछा भी नहीं, पहले प्रश्न पूछो, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो तुम यहां से चले जाना सुबह होते ही। बोले ठीक है। पंडित जी ने भोजन बनाया। जब भोजन दोनों लोगों ने पा लिया, दोनों लोग लेट गए, उसके बाद पंडित जी ने कहा कि अब तुम पूछो तुम्हारा प्रश्न कौन सा है। तो बुलाकीदास कहने लगे कि महाराज जब हम उधर से आ रहे थे सामग्री खरीदने के बाद, तब एक चौराहे पर हमने देखा। क्या देखा? तो समझाते हुए बोले कि हम पहुंचे एक चौराहे पर जहां देखी थी अजब कहानी। बुलाकीदास बोले हैं महाराज जब सामग्री लेकर के हम आ रहे थे तो हमने देखा कि एक चौराहे पर 4 स्त्रियां खड़ी हैं, एक पुरुष है। वो स्त्रियां उस पुरुष को अपना पति कह करके पुकार रही हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है महाराज एक पुरुष 4 स्त्रियों का पति कैसे हो सकता है। और हम पहुंचे एक चौराहे पर जहां देखी अजब कहानी, मर्द
दास ने समझाया, महाराज जब हम चौराहे से होकर के गुजरे तब हमने देखा प्रेम भैया कि एक पुरुष है और 4 स्त्रियां हैं। वो कह रही है कि ये हमारा पति है, वो कह रही है हमारा पति है। लेकिन समझ में एक बात नहीं आई कि एक पुरुष की भला 4 स्त्रियां कैसे हो सकती हैं। तो पंडित जी कहने लगे तुम तो बिल्कुल पागल हो। क्यों अंशु? पंडित जी बोले कि तुम तो बिल्कुल पागल हो, एक पुरुष की 4 स्त्रियां क्यों नहीं हो सकती? अरे के पड़ोस की बात है, एक की 4 है? तो समझाया क्यों नहीं हो सकती। तो बुलाकी दास कहने लगे, महाराज बात यह नहीं है कि एक पुरुष की 4 स्त्रियां नहीं हो सकती, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि उन चारों को यह पता भी नहीं है कि इसके 4 स्त्री हैं। इतना बड़ा धोखा किया उसने। तो वो आखिर में असलियत में पति है किसका, यह बात हमें समझा। तो पंडित जी कहने लगे, सुनो बुलाकी दास, अब हम तुम्हें समझाएं कि यह माजरा क्या है। एक रतनपुर नाम का नगर था, जहां के राजा थे रतन सिंह। उनके आंगन में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा रतनदीप। और ऐसा ही नहीं, जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो महाराज रतन सिंह ने दान लुटवाए, बहुत प्रयत्न किए, भगवान से विनती की, परमात्मा हमारे जीवन में अगर सुख दिया है तो इसे ऐसे ही कायम रखना। उस राजा ने अपने आंगन में ब्राह्मण बुलवाए और ब्राह्मण को बुलवाने के बाद उसका नामकरण संस्कार किया। उस बच्चे का नाम ब्राह्मणों ने जिस समय रतनदीप रखा है, तो रतन सिंह ने कहा, महाराज आप हमें ये और बताओ कि आगे चल करके ये पुत्र हमारा संसार में नाम कैसे उज्जवल करेगा? क्या हमारे नाम में दाग लगाएगा या हमारा मतलब बढ़ाएगा, हमारे व्यवहार को बढ़ाएगा? तो ब्राह्मण देव कहने लगे, महाराज आपका पुत्र कीर्तिवान होगा, आपके यश को आगे बढ़ाएगा और बहुत ही सुंदर होगा। जब ये शादी के योग्य होगा तो शायद संसार में कोई स्त्री ऐसी हो जो इसे देख करके मोहित ना हो। लेकिन एक बात है महाराज, और ये तो जानते हो प्रेम भैया, जहां पर लेकिन किंतु परंतु लग गए तो मतलब समझ लो सब बनी बनाई बात है। हाँ, तो रतन सिंह कहने लगे, महाराज लेकिन का मतलब समझ में नहीं आया, ये लेकिन कह के आप रुक गए। तो बोले, हाँ ये अच्छा व्यवहार कमाएगा, जीवन में तुम्हारा नाम बढ़ाएगा। लेकिन जब पंडित जी बोले लेकिन, तो राजा ने कहा आप बता नहीं रहे हो लेकिन का मतलब क्या है? तो कहने लगे, महाराज लेकिन का मतलब ये है, तुम्हारे पुत्र की जब शादी होगी ना, हाँ हाँ, एक नहीं बल्कि 4 शादी होगी। 4 शादी होंगी? बोले हाँ। तो राजा ने पूछा कहने का मतलब क्या है? तो ब्राह्मण देव समझाने लगे, प्रेम भैया, एक लड़की साहूकार की और दूजी भूप की होए, एक बादशाह की मिले और चौथी धोबिन होए। पंडित जी ने समझाया कि जब शादी होगी तो एक के नहीं, एक के साथ में नहीं बल्कि 4 के साथ में होगी और चारों अलग अलग जाति की होंगी। तो पंडित जी ने समझाया उन ब्राह्मण देव ने कि तेरे लला की होवेंगी 4 सगाई। बोले हैं ब्राह्मण देव, है महाराज जब आपका पुत्र शादी का योग होगा ना, तेरे लला की होवेंगी 4 सगाई। तुम 4 भवन महाराज, हाँ तुम 4 भवन महाराज लियो बनवाई। तुम 4 भवन महाराज। और ब्राह्मण देव ने इतना समझाया, तुम्हारे 4 शादियां होंगी पुत्र की और इसलिए आप 4 भवन बनवाना, 4 महल बनवाना जिससे झगड़ा ना हो। इतने वचन कहने के बाद महाराज का पंडित पास गए सिधार,
अंशु बनो समय को फिर बबुल ने बचन यूं फरमाया। अंशु बनो समय को फिर बबुल ने बचन ये फरमाया। इतने वचन कहने के बाद ब्राह्मण देव तो चले गए। धीरे 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 वो रत्नदीप नाम का जो लड़का था वो सियाना होने लगा, और जब बड़ा हो गया, शादी के योग्य हो गया, एक दिन उसके पिताजी ने कहा अपनी रानी से कि महारानी अब हमारे पुत्र की आयु उम्र वो है शादी की हो गई है। रानी कहने लगी महाराज आपको तो याद होगा ब्राह्मण देव ने आपसे कुछ बात कही थी। प्रेम भैया रानी ने समझाया कि आपसे ब्राह्मण देव कुछ बात कह के गए थे कि आपका पुत्र जब शादी के योग्य होगा तो 4 शादियां होंगी, इसलिए घर में कलह ना हो तो मतलब मकान वहीं से अलग है। हाँ तो राजा ने कहा बिल्कुल अभी बनवाएंगे। तो भैया उन्होंने मकान यानी महल बनवाने शुरू कर दिए। जब ये दशा रत्नदीप ने देखी तो एक बात कही है पिताजी हमें समझ में ये नहीं आया, भला हमारे आंगन में हमारा कोई दूसरा भाई भी नहीं है, हम और आप रहने वाले ये 4 भवन क्यों बनवाए जा रहे हैं। तब राजा ने समझाया कि तुम्हारे पैदा होने पर ब्राह्मण देव ने यह भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी 4 शादियां होंगी, और अब तुम्हारी जिंदगी में कोई कलह ना उत्पन्न हो, इसलिए हम तुम्हारी रानियों के लिए पहले से ही भवन अलग बनवाए दे रहे हैं, जो तुम अलग से अलग अलग रह सको और सुकून से रह सको। हाँ तो रत्नदीप कहने लगा 4 शादियां, 4 शादियां, तुम ये कह रहे हो 4 शादियां? अरे पिताजी मैं तो सिर्फ एक शादी करूंगा, क्योंकि बताया है विद्वानों ने एक नारी और ब्रह्मचारी, और आप जानबूझ करके हमें आपस में धकेल रहे हैं। पंडित जी कह गई वो तो बात ठीक है, लेकिन आप ये भी तो समझो आज के समय में आदमी पे एक औरत न डांटी जाए तो तुम जा कह रहे हो 4 औरतें। तुम्हारी अम्मा को बताए गए पंडित जी। अरे माता जी को बता गए वो बात अलग है, लेकिन अगर आप ये बात कह रहे हो ना तो मैं ये वादे के साथ में कहता हूं कि ब्राह्मण देव का वचन मैं मिथ्या यानी झूठ साबित कर दूंगा। समय बताइए। समय बताएगा। राजा ने कहा कि ये समय बताएगा, वो तो ठीक है, लेकिन राजा की बात नहीं मानी उस बालक ने और कहा कि मैं आज से ही घर छोड़ रहा हूं प्रेम भैया, और घर छोड़ के जा रहा हूं, इस आंगन में पैर तभी रखूंगा जब सिर्फ एक के साथ में शादी करके लौटूंगा। माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन उस बालक ने घोड़ा सजाया और परदेश के लिए निकल गया। और हुआ क्या सुखबीर? अरे नहीं पल की देर लगाई उस बालक ने
जब जंगल में आ गया, जेठ का महीना है, कड़ाके की धूप पड़ रही है और अरे जेठ मास में चलन लपट है, भैया धूप रही थी लहराए, और एक भारी प्यास लगी बेटा को, तो सबरो बदन गयो तुम ले आए। गुड्डू भैया दशा वो बन गई, भैया बड़े तेज की धूप जब करिया पड़ गए, यारो बड़े तेज की धूप जब करिया पड़ गए। अरे करिया पड़ियो है लला को, करिया पड़ियो है लला को, करिया पड़ियो है, यारो बड़े तेज की धूप जब करिया पड़ियो वो बालक जो था रतनदीप राजकुमार घोड़ा पर सवार होकर के आगे बढ़ा, जंगल में बढ़ता चला गया, लेकिन जब प्यास लगी है तो पानी की तलाश करता हुआ अब आगे बढ़ा, और जब आगे बढ़ा है तब उसने देखा कि सामने एक बहुत सुंदर बाग है। बाग में पहुंचा, पानी की तलाश करता हुआ आगे बढ़ा। जब बाग में अंदर घुस के देखा तो देखा कि बाग तो बड़ा सुंदर बना हुआ है, चारों तरफ सुंदर सुंदर पुष्प लहर रहे हैं, खिल रहे हैं, और उसी के अंदर एक कुआं बना हुआ है। तो उस रतनदीप ने जल पिया। जल पीने के बाद जब बाग में घूमने लगा तो थोड़ी सुस्ती सी महसूस हुई, तो वहीं पर एक पलंग पड़ा हुआ था, उसी पलंग पर बैठ गया और बैठते ही बैठते सो गया। लेकिन प्रेम भैया हाँ, वो बाग जो था वो बादशाह की बेटी का था, अच्छा, हाँ, जिसका नाम था वृंदा। वृंदा नाम की लड़की का वो बाग था। और इधर तो रतनदीप सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी बगिया में वो वृंदा नाम की लड़की जो थी अपनी सहेलियों के साथ में खेलने के लिए आ गई। हुआ क्या, अरे सब सखियां बाजुर आई, इधर रतनदीप सो रहा है और उधर वो वृंदा नाम की लड़की सखियों के साथ में बगिया में खेलने के लिए आई। क्या हुआ सुखबीर, अरे सब सखियां बाजुर आई और फिर आपस मेरे बतराई, अरे नहीं चाल समझ कछ पाई और आपस में नहीं बतलाई। अब हवा में उड़ता जाए, जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, अब हवा में उड़ता जाए, हाय जाए तेरा लाल दुपट्टा रे समझाया। अब हवा में इधर तो सखियां आपस में खेल रही थी, तब तक राजकुमारी आगे बढ़ी और राजकुमारी ने देखा कि जिस पलंग पर मैं लेटती हूं भला ये जनाना बाग है, यहां पर तो पुरुष को घुसने का भी आदेश नहीं है। लेकिन उसने एक सखी से कहा, सामने से देख, जो मैं देख रही हूं क्या तू भी वही देख रही है? हाँ वही देख रहे, कहने का मतलब जो मैं देख रही हूं वही तुम भी देख रहे हो, हाँ, मतलब ये पुरुष लेटा हुआ है। तो लड़की कहने लगी, हाँ बिल्कुल पुरुष लेटा हुआ है। एकदम से दांती को पीस करके वृंदा नाम की लड़की कहने लगी, जा और जगह इससे, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, हमारे पलंग पे आकर के लेट गया। तो वो लड़की आगे बढ़ी और अकेली नहीं,
बल्कि अपने साथ में जो 2-4 लड़कियां और रहे प्रेम भैया, हाँ। उनको भी साथ में लो। तो राजकुमारी राजकुमार के पीठ की तरफ खड़ी थी और थोड़ी दूरी पर थी, लेकिन जो सखियां रहे वे उस राजकुमार के चेहरे की तरफ यानी सिरहाने की तरफ खड़ी हो गई जाकर के सामने। और जब लड़कियां उसके पास में गई तो उसके रूप को देख करके मन में विचार करने लगी कि कितना खूबसूरत जवान है। और राजकुमारी इससे बुरा भला कह रही है, लेकिन मैं ये कहती हूं हे परमात्मा, इन दोनों का जोड़ा बहुत सुंदर रहेगा। एक सखी दूसरी से बोली, बहन देख ले कितना सुंदर नौजवान है। और बोली सुखबीर के देख ले बहन सोए बलधारी, देख ले बहन। सुखबीर लड़कियां बोली, गुइया देख ले बहन सोए बलधारी, देख ले बहन सोए बलधारी। और बोली, अरे देख ले बहन सोए बलधारी, सूरत लागे प्यारी, गुइया सूरत लागे प्यारी। और बोली है प्रेम भैया, कामदेव सी सुंदर काया, लटके लटन की कारी कारी, देख ले बहन सोए बलधारी, देख ले। दूसरी बोली, बहन बिल्कुल सच कह रही है, बिल्कुल सच कह रही है। और हमें तो ऐसा प्रतीत होता है विधाता ने इसके लिए ही से यहाँ पर भेजा है, क्योंकि ए रूप अनूप दयो विदना ने सुन ले सकी हमारी, गुइया सुन ले सकी हमारी। ए रूप अनूप दयो विदना ने सुन ले सकी हमारी, गुइया सुन ले सकी हमारी। लेकिन हमारे बाग में जो ये आया है ना, इसका भी कारण है। क्या कारण है? के बन बीच में गेल भटक दो, तास आई गो विपन मझारी, देख ले बहन सोए बलधारी, देख ले। देख ले बहन सोए बलधारी, देख ले बहन सोए बलधारी। लड़कियां आपस में विचार करने लगी कि बहन कितना खूबसूरत पुरुष है, लेकिन वो तो चेहरा की तरफ खड़ी थी, वो देख रही थी। वास्तव में वो सुंदर था। ब्राह्मण देव ने कहा था कि ये इतना सुंदर होगा कि संसार की कोई ऐसी स्त्री नहीं होगी जो इसे देख करके मोहित ना हो। लेकिन राजकुमारी वृंदा जो रहे बा मतलब पीठ की तरफ खड़ी रहे, और जब पीठ की तरफ खड़ी रहे तो एकदम से चिल्ला करके बोली, क्यों रे, मैंने तुझे इसे जगाने के लिए भेजा और तू क्या आपस में बातें कर रही हो तुम? तो वो कहने लगी, राजकुमारी जरा अपने क्रोध को शांत करो और हमारे कहने से इधर आकर के खड़ी हो जा, इसे जगाओ। देखो तुम्हारा दिल भी अगर ना पिघल जाए तो कहना। दांती को पीस करके कहने लगी, ओरे हरामजादी, क्या अपने जैसा मुझे भी समझ रही है? और भैया बाने हंटर उठाओ, हाँ और बने हंटर उठाओ। जाकर के जैसे ही पास में पहुंची एकदम से राजकुमार की पीठ में मार दिया। और जैसे ही हंटर बैठो, और जब हंटर लगे तो नींद का और कजूल भाग जाए भैया। हाँ तो एक ही दाएं में मतलब राजकुमार चारा पाई पे उठ के बैठ गए। और जब उठ के बैठ गए, जैसे ही पीछे गर्दन की, कहने का मतलब और राजकुमारी ने जैसे ही बको देखो दशा वाह बन गई प्रेम भैया। अरे राजकुमार की सूरत पे बिटिया हुई गई दीवानी। पंडित जी समझाने लगे बुलाती दास, पहले तो उस लड़की ने हंटर मार दिया, लेकिन जैसे ही बाकी शकल देखी, अरे राजकुमार की सूरत पे बिटिया हुई गई दीवानी। जब चमके
बाकी शकल देखी तो बिटिया टकटकी लगा के रह गई प्रेम भैया। दुर्गा से मांग लो। हाँ, और मन में विचार करने लगी कि इतना सुंदर पति, इतना सुंदर पुरुष अगर हमारा पति बने तो जीवन क्या कहने, मौज ही मौज है। और जैसे ही बके हंटर मारो भैया वो तो सतर ढाड़ो अंशु। उसने कहा कि माफ करना राजकुमारी, हमसे भूल हो गई। भला हम प्यास के कारण तुम्हारे बाग में आए, लेकिन पानी पीने के बाद हमें सुस्ती आ गई, हम सो गए। तुम्हारे बाग में आए हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करो, हम जा रहे हैं। और जैसे ही माने जाके कि हम जा रहे, वृंदा नाम की लड़की कहने लगी कहां जा रहे हो? एकदम से पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी महाराज आप यहां से कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। और वो लड़की विनती करती हुई अपने कर्मों की यानी करनी की माफी मांगती हुई बोली महाराज हमसे भूल हो गई, लेकिन आप इस बाग से निकल करके मत जाना। और वो लड़की बोली कहाँ तजोड़ा बेटी या कहे अरे परदेसी, तेरी सूरत पे मैं बले हारी। और पैर पकड़ ले जा, बोली जाओ जाओ मत, क्योंकि कोई शादी मोह कर लियो यारे मेरे रसिया, अरे शादी मेरे संग कर लियो यारे मेरे प्रियतम, गंगा लेवना भमरिया मोसंग हमारे साथ में शादी कर लो, आप हमारे साथ में शादी कर लो, हमसे भूल हो गई। और अगर तुमने हमारे साथ में शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन जिंदा नहीं रहूंगी अगर तुमने हमारे साथ में शादी नहीं की। और वह बिटरिया बोली और नहीं मानो जो मेरी बात को यारे सहजादे, अरे नहीं मानो जो मेरी बात को यारे सहजादे, दैया मारूंगी कंठ काटार जी। वो लड़की कहने लगी उस राजकुमार से कि तुम हमारे साथ में शादी कर लो, हमसे भूल हो गई जो हमने तुम्हारे ऊपर हाथ यानी हंटर का प्रहार कर दिया। अगर तुम चाहो तो हमारी मतलब हंटर से खाल खींच लो, लेकिन हमें छोड़ के मत जाना। अच्छा हाँ, और जब जा बात कही तो वो राजकुमार सोचने लगा भला हम तो एक ही शादी करवे के लिए घर से निकले थे, और पहले बार में ही एक लड़की मिल गई, बादशाह की है, शादी कर लो, झंझट खत्म, यहीं पर रहेंगे, यहाँ से अपने घर जाएंगे, तब माता पिता को बताएंगे कि सिर्फ हमने एक ही शादी करी है। लेकिन उसने कहा एक बात हमें बताओ, हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानती, भला ये संबंध तुम्हारे माता पिता कबूल करेंगे? तो लड़की कहने लगी वो हमारे ऊपर छोड़ो, हम अपने माँ बाप को अपने तरीका से मना लेंगे। जाकर के अपने माता पिता से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हमारे जीवन में पति बनेगा, कोई हमारा हृदय सम्राट बनेगा, तो ये परदेसी बनेगा, जो मैं इसे अपना पति मान चुकी हूं। माता पिता ने कहा कि देखो ना इसके कुल खानदान का पता है, ना बरादरी का पता है, इस तरीका से कैसे शादी कर दें? लेकिन लड़की के आगे मतलब कोई पेश राजा की नहीं गई, क्योंकि कहा जाता है बाल हट राज हट त्रिया हट, और ये कर जाएं, ये हट पकड़ जाएं तो वही होता है जो ये चाहती हैं। कहने का मतलब राजा ने बहुत समझाया, वो लड़की नहीं मानी। अरे प्रेम लोग है। हाँ, और जब नहीं मानी तब वहां के राजा ने बादशाह ने कि हंसी खुशी के साथ तो सजी बरात ध्यान दे भाई, और दूल्हा दुल्हन को मंडप लाए ले भाई।
के साथ में शादी करने के लिए उसके माँ बाप तैयार हो गए। हुआ क्या, अरे हंसी खुशी के साथ सजी बारात, ध्यान दे भाई का ध्यान दे भाई, दूल्हा दुल्हन को मंडप लाए लिवाई। फिर भमरिया साथ खुशी के साथ पीले हाथ दे करवाई, दूल्हा दुल्हन को महलन दो पठवाई। पंडित जी समझाने लगे, सुनो बुलाकीदास, एक शादी बादशाह की लड़की के साथ में हो गई। अब बाकी कितनी बची प्रेम भैया? 3। और जब 3 बाकी बची हैं तो पंडित जी कहने लगे, सुनो, रतनदीप ने तो ये सोचा था कि अब हमारी एक शादी हो गई, अब हम दूसरी और तीसरी चौथी शादी करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक संकल्प कर लिया था कि हम एक ही शादी करेंगे। तो बोले ठीक है। अब रतनदीप जो था वृंदा नाम की लड़की के साथ में रहने लगा। जीवन के दिन सुखी में व्यतीत होने लगे। एक दिन की बात है, वो राजकुमार कहने लगा कि आज हमारी ऐसी इच्छा है, हम और तुम चलो उसी बाग में घूमने के लिए चलते हैं जहां पर हमारा तुम्हारा मिलन हुआ था। अच्छा। हाँ, तो जब राजकुमार ने कहा तो राजकुमारी ने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम जो कहो हम उसी में राजी हैं। तो राजकुमारी राजकुमार को साथ लेकर के बाग में आई। बहुत देर तक घूमते रहे, हास्य विलास करते रहे, लेकिन विधि का लिखा हुआ तो कुछ और होने वाला था। क्या हुआ, इधर राजकुमार जो घूम रहा था ना, धोखा से बारतन दीप को लयो सरपने खाई, और हाय प्यारी के बाग में बन दई पछाड़ लगा। बाग में घूम रहा था वृंदा के साथ में, लेकिन तब तक एक नाग ने खा लिया, और नाग ने जब खाया, पछाड़ खा करके वो राजकुमार जमीन पर गिर पड़ा। एकदम से बेटी चीखने लगी, इधर उधर को भागने लगी। वैद्य को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन विधाता के यहाँ से जब दफ्तर से कागज निकल जाता है, रमाना हो ही जाता है इंसान। हुआ ये, उसका रतनदीप का वहीं पर प्राणांत हो गया। अब पंडित जी समझाने लगे, बुलाकीदास, वृंदा नाम की लड़की बिलकती हुई रह गई, झटपटाती हुई रह गई। माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटी तुम्हारे पति का साथ इतने ही दिन तक का था, अब वो तुम्हें छोड़ करके चला गया। एकदम से उस लड़की ने रत्नदीप की लहर उठा ली और क्या किया श्रोता बंधु, अरे मोह पे मोह धर लया, अरे नार की छूट पड़ी थी बबकारी वो लड़की रोने लगी, ये क्या हुआ हमारे साथ में, कुछ तो कह दो, अरे कुछ तो हमें बोल सुना दो, तुम्हारे बिना मैं जीवन को कैसे व्यतीत करूंगी। अरे मोह पे मुंह धर लयो, नार की छूट पड़ी थी बबकारी ने, अरे कौन सी बन गई भूल ना धजो बगिया बीच बिसारी ने। लड़की बिलकती रह गई। माँ बाप ने बहुत समझाया, तब मैया ने कलेजा से लगा लिया और कहने लगे, बेटी पागल मत बन जा, जो विधि का विधान होता है वही होता है। जब रतनदीप वहां पर खत्म हो गया,
राजा और रानी ने देर नहीं की, इधर लहस को उठाया, घन्नैया पर रख करके जिस समय गंगा जी में बहा दिया है। लेकिन पंडित जी समझाने लगे, जिस ब्राह्मण का दिया हुआ वचन था वो पूरा होने का नंबर आ गया। गुलाकी दास, वो बालक वहां पर तो खत्म हो गया, लेकिन जब रतन दीप को वहां से बहा दिया गया गंगा जी में, घन्नैया पे धर लहस को जल प्रभा करो तत्काल, गंगा पे धोबिन रहे बन लहस को लो निकाल। इधर से तो वृंदा के पास में तो खत्म होकर के वो बालक बहता हुआ गंगा जी में चला गया। जब दूसरे घाट पर जाकर के लगा, दूसरे राज्य में जाकर के लगा, तो वहां पर एक धोबिन जो रहे वो वस्त्रों को साफ कर रही थी। उसने जब देखा कि एक बहुत सुंदर पुरुष बहता हुआ जा रहा है और वो धोबिन हर विद्या में यानी जादू मंत्र में निपुण थी, उसने उस लहस को निकाल लिया। और जब लहस को निकाल दिया, निकाल करके बाहर किया, उसने अपने मंत्र शक्ति के द्वारा उस मरे हुए रतन दीप में पुनः प्रवेश फूंक दिए। अच्छा, प्राण फूंक दिए। और जब प्राण प्रवेश कर गए उसकी देह में, तब रतन दीप राम राम कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। तो एकदम से धोबिन समझाने लगी, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, मर कैसे गए? तो रतनदीप ने सारी घटना समझाई। रतनदीप ने कहा कि इस तरीका से हमारी शादी वृंदा के साथ में हुई थी और मैं उसी के पास में जा रहा हूं। लेकिन धोबिन कहने लगी, सुनो, माफ करना, तुम जाते रहे हो, लेकिन एक बात हमें समझा, जो तुम्हारे लिए मतलब जो तुम जिसके लिए मर चुके हो वो क्या पुनः तुम्हें अपना लेगी? रतनदीप कहने लगा, सुनो, हमारा प्रेम है वृंदा से तो वो हमें अवश्य अपना लेगी। आज ही नहीं, अगर हम उसे 20 साल बाद भी मिले तो भी हमें अपना लेगी। वो धोबिन कहने लगी, पागल हो, अगर तुम पुनः वहां पर गए तो हो सकता है वो तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे, इसलिए आप हमारा कहना मानो, आप हमारे साथ में शादी करो प्रेम भैया, और हमारे ही साथ में मतलब रहो। हाँ, तो ये बचन जिस समय कहे तो रतनदीप कहने लगा, देखो, हमने अपने पिताजी से वादा किया था कि हम शादी करेंगे तो एक करेंगे, अन्यथा शादी ही नहीं करेंगे, और हमारी एक शादी हो गई, हम दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। धोबिन कहने लगी, एक बात हमें सुनो, हमारी सुन लो, जो जीवित कर सकता है वो मार भी सकता है। अगर दुनिया में जीवो रहो, जिंदा रहो चाहतो, हाँ, तो मतलब हमारे साथ में शादी करो। लेकिन जब रतनदीप नहीं माना तो उस मंत्र शक्ति के द्वारा, अरे मंत्र के बल से फौरन वाने तोता लयो बनाई, उस राजकुमार को उस धोबिन ने आज तोता बना लिया, और तोता बनाने के बाद पिंजड़ा में बंद कर लिया। और एक बात कहिए, एक बात हमारी सुनो, अगर तुम हमारे साथ में शादी नहीं करोगे तो संसार में तुम मनुष्य बन करके नहीं बल्कि तोता बन करके ही जिंदगी काटोगे। बालक कहने लगा, चाहे तू कुछ भी कर ले, लेकिन तेरे साथ में शादी तो नहीं करूंगा। तब उसने हाय कर पिंजड़ा में बंदरे, हाय कर पिंजड़ा में बंदरे, बन भवन टांग दो जाई। प्रेम भैया, बनसुआ बनाओ, और तोता बनाने के बाद उसे पिंजड़ा में बंद किया और अपने महल में टांग दिया। 6-7 दिन तक तो रोटी नहीं दई कतई। हाँ, और बिल्कुल जा जा बोली देखे तो मतलब कितने दिन तक व्रतधारी बने हो, तब लो अपना प्रण नहीं टूरे हो। और जब भूखने मांडर में एक नौबत आई गई तो राजकुमार मन में विचार करने लगा, इससे अच्छा तो ये है प्राण रहे तो प्रण रखबो, बढ़िया है प्रेम भैया। और जब प्राण ही चले जाए तो फिर कौन सी बात का संकल्प। उस तोता बने राजकुमार ने कहा कि हम तेरे साथ में रहने के लिए तैयार हैं। और जब ये कहा कि हम तेरे साथ में रहने के लिए तैयार हैं, तब उसने महाराज प्रेम से खाए और खिलाए, दिन में तोता कर रात को मानुष ले बनाए। होनी होनहार बलवान करम गत करी नटारे से, होनी होनहार बलवान करम गत करी नटारे से। हटरी
होनहार बलवान करम कतई नटारे से, होनी होनहार बलवान करम कतई नटारे से। मतलब धोबिन ने कही अगर जिंदा रहे वो तो हमारे संग में रहे हो, और ना तो पूरी जिंदगी तुम तोते बने रहे हो। हाँ फायदा है। राजकुमार ने विचार किया कि अगर प्राण रहेंगे तो प्रण भी रहना ठीक है। उसने हामी भर दी कि हम तेरे साथ में रहने के लिए तैयार हैं। अब मतलब रहे तो ऐसो, धोबिन तो रहे मतलब काम काज होते हैं हर एक प्राणी के। उस राजा की लड़की के वस्त्रों को धोती थी वो, लेकिन दिक्कत एक बन गई। दिक्कत जा बन गई, समस्या ये खड़ी हो गई। मतलब वही समय है कि मतलब जब तक इंसान कुंवारा रहता है तो मतलब चाहे हाँ कुछ भी करे, और शादी के बाद में तो मतलब सिस्टम बन जाता है सारा। तो मतलब पहले तो वो जो धोबिन रहे वो राजकुमारी के वस्त्र समय के साथ में धोए, समय के साथ में पहुंचाए। लेकिन जा दिन से मतलब रत्नदीप तोता के रूप में महल में आए गो, ताकि बाद में ना तो उठवे को समय रो ना सोए को समय रो, सब हाँ डबल काम बढ़ गया। मतलब उसकी भी सेवा करनी है, भोजन उसके लिए भी बनाना है? उसके बाद में हुआ ऐसा, जो राजकुमारी के वस्त्र थे उन्हें देने में समय मतलब अदला बदली हो गया। जो वस्त्र सुबह 8 बजे पहुंचने होते थे तो कहो मतलब दिन के 11 बज जाए, और कहो तो बातों में लग गई तो दिन के 4 बज गए। तो एक दिन राजकुमारी ने कहा कि हमें समझ में ये नहीं आ रहा है, हमारे वस्त्रों को लेकर के ये विद्यावती नाम की जो धोबिन आती थी प्रतिदिन समय के साथ में हमारे वस्त्रों को दे जाती थी, लेकिन आजकल लगभग 3 महीना होते जा रहे हैं धीरे धीरे प्रेम भैया, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि कारण क्या है, ये मतलब समय के विपरीत कैसे चल रही है। एक बांदी से कहा जाकर के ये देख करके आओ कि विद्यावती अपने आंगन में करती क्या है। तब बांदी जब आई, बांदी ने देखा कि मतलब वह जो रहे तोतई के पास हमें बैठी, लौट गई। दूसरे दिन राजकुमारी ने पुनः भेजा, फिर देखा तो फिर वो तोतई से बातें कर रही है। तब राजकुमारी की दासी ने राजकुमारी से जाकर के कहा, जिसका नाम था चंद्रमुखी, उस राजकुमारी का चंद्रमुखी से जाकर के कहा कि देखो ज्यादा तो हम कुछ नहीं जानते हैं, उसके आंगन में ज्यादा तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ उसके आंगन में एक तोता आ गया है। अब जाना ही पता मतलब क्या मतलब है उस तोते का। राजकुमारी ने सुना तोता आ गया तो राजकुमारी ने कहा कि हम वो जड़ ही नहीं रखेंगे जिससे ये लेट हो जाए, हमारा काम अबेर से कर रही है, देर सवेर से कर रही है, वो जड़ ही नहीं रखेंगे। तो राजकुमारी जो रहे बने सैनिक को भेजो, और सैनिक से ये कहा विद्यावती नाम की जो धोबिन है उसके आंगन में एक तोता है, पिंजड़ा के सहित ही ले आना। वही हुआ श्रोता बंधु, राजकुमारी ने उस तोता को अपने आंगन में मंगवा करके, अरे राजकुमारी ने अंटा पे पिंजड़ा जब लटकायो, पंडित जी समझाने लगे, बोला कि दास सुनते जाना, वही रतनदीप जिसने ये कहा था कि हम सिर्फ एक शादी करेंगे और ब्राह्मण देव का कहा हुआ वचन सत्य साबित कर देंगे। 2 शादी हो गई और तीसरी बार पुनः उस राजा की पुत्री के आंगन में पहुंच गया जिसका नाम था चंद्रमुखी। ए राजकुमारी ने अंता पे पिंजड़ा जब लटकायो, तोता के काजे बगिया से टोकरा मंगवायो। सुखबीर अब राजकुमारी जो रहे तोता को देख के मगन तो भाई, और बाग से फलों का एक भरा हुआ टोकरा ले आई। कहूँ अंगूर खवाए, कहूँ सेब खवाए, कहूँ आम खवाए, लेकिन मतलब खवाए तो सब कछू, अब भूख तकाऊ की ना है। राजकुमारी हैरान हो गई, मन में विचार करने लगी तोता है कैसा, कहीं ऐसा ना हो कि ये उस विद्यावती के वियोग में मर ना जाए। ये समझ करके उसने उस पिंजड़ा से जैसे ही बाहर किया, लेकिन दशा कछु और बन गई प्रेम भैया। महाराज को लड़की तोते रही खिलाई, और भाई हैरान जब राजकुमार को
फौरन मानो सपना हो सकती आके उड़ गए। इधर उस चंद्रमुखी ने मन में विचार किया कि पता नहीं है कैसा तोता है, कुछ भी खिला रहे हैं तो वो खा भी नहीं रहा है, और वास्तव में प्रेम भैया वा मतलब कहूँ फल खवाए, कहूँ मतलब खीर खवाए, खीर खवाए, खीर कौन खाए वह हैं। इधर जब उसने वो हैरान हो गई, उसने कुछ खाया ही नहीं, तो उसने कहा कि ऐसा ना हो कि मतलब ये मर जाए और हमें पाप लग जाए। तो उसने फौरन उस तोता को बाहर निकाला, विचार ये बनाया कि इसे हम आजाद कर देते हैं, झंझटी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने आजाद करने के लिए जब निकाला, वैसे ही वो पुरुष बनकर ठाड़ होएगा, और जैसे ही पुरुष बना तो लड़की एकदम से दूर खड़ी हो गई। लेकिन चंद्रमुखी देखने में इतनी सुंदर थी, पंडित जी समझाने लगे, बुलाकी दास वो ही था रतनदीप जिसने ये विचार किया था कि हम एक ही शादी करेंगे, लेकिन चंद्रमुखी की सुंदरता को देख करके टकटकी लगा के रह गए। सुंदरता लखनार की वो रह गए आंखें भार, चंद्र बदन चेहरा सुघर अब कहे सुई वीर कुमार। उस लड़की को देख करके रतनदीप मोहित हो गया। कहा उसने मन में यह विचार किया था कि हम एक ही शादी करेंगे, लेकिन दशा वो बन गई। उस राजकुमारी को देखने के बाद क्या देख के सूरत नारा की, अरे मेरे भैया वो तो रह गए हैं आंखें भर जी। जैसे ही बिटरिया को देखो टकटकी लगाए गए, बाकी बोली कोयल सी लगी, अरे मेरे भैया, अरे बोली कोयल सी लगी, अरे मेरे भैया, दैया नागिन सी जो लहराई जी। तब बूझन लगी, अरे परदेसी, दूर खड़ी पास में न आई, अरे बेटी तब बूझन लगी, अरे परदेसी, कोई साचो कहो तुम अपनो हाल जी। लड़की ने कहा कि हमें समझ में यह नहीं आया कि तुम तोता से पुरुष कैसे बन गए। रतनदीप ने सारी घटना बताई कि वृंदा नाम की लड़की के साथ में हमारी शादी हुई, वहां पर हमें सर्प ने डस लिया, वहां से हम इस विद्यावती नाम की धोबिन के पास में आए और वहां से तुमने मंगवा लिया। अब हमें जा बताओ हम जाए कहां। तो लड़की कहने लगी जाए कहां, तुम्हारी जहां पर मर्जी हो वहां चले जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है पहली वाली स्त्री के साथ में रहने की तो तुम वहां जा सकते हो, और तुम्हारी इच्छा यह है कि हम धोबिन के साथ में रहेंगे तो तुम वहां पर जाकर के रह सकते हो। और इधर रतनदीप जो था वो तो उसे देख करके ही मोहित हो गया था। हाँ, तुम बिल्कुल उल्टा हो गया। जब लड़की ने कहा कि तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां चले जाओ, तो रतनदीप बोलो एक बात हम तुमसे कहें। क्या? बोले बात तो ये है प्रेम भैया कि हम अब कहूँ जाए वही नहीं चाहते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। वो लड़का कहने लगा मेरे कहने का मतलब ये है हम तुम्हारे रूप के गुलाम बन चुके हैं, दास बन चुके हैं। हाँ, और हमारी इच्छा यही है कि अब हम तुम्हारे ही आंगन में रहें। और ऐसा ही नहीं, वो लड़का बोला कि जो तुम कहो करें हम सोई, पल पल में हुक्म बजाऊंगो बजाऊंगो, पर तुम बिना नाई जी पाऊंगो।
हमारी इच्छा ये है कि हम तुम्हारे आंगन में तुम्हारे साथ में रहें। लड़की कहने लगी लेकिन मैं तुम्हारे साथ में रहना नहीं चाहती हूँ। तो रतनदीप कहने लगा कुछ भी कहो लेकिन ये मत कहो कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। अरे जो तुम कहो करें हम सोई, पल पल में हुक्म बजाऊंगो पर तुम बिना नहीं पाऊंगो तैया। और बोला अरे प्यारी मानो सीख हमारी, अरे हमको मत तुम दियो बिसारी, क्योंकि तुम सो रात में पलंग पे पानी भर के तुम्हें पिवाऊंगो पर तुम बिना मैं मर जाऊंगो। रतनदीप ने समझाया हम तो यही चाहते हैं कि अब तुम्हारे ही साथ में रहें। ये वचन जब सुने वो लड़की प्रेम वचन सुन कुमर के, आज जब प्रेम भरे शब्दों में उसने उससे वार्तालाप की है तो मन में दया आ गई उस लड़की के। तो प्रेम वचन सुन कुमर के हर्षित हुई गई नार। और प्रेम भैया बिना लगुन बिना भामर भुवन बैठो भरतार। हाँ, ना तो टीका गो ना लगुन और ना तब हमारी पनी, लेकिन बे कोर्ट मैरिज कर ले। बिल्कुल लव मैरिज करी। अब कछु समझो। हुआ ये जब उसी लड़की के साथ में रहने लगा, अब जब दिन व्यतीत होने लगे रतनदीप के, अब तो बड़े खुश हैं। कहा कि पहले तो मतलब जबरदस्ती शादी वहीं, और अब की दाएं मतलब अपने मन से शादी करी तो मगन तो रहे। लेकिन हुआ ये इधर जब राजकुमारी रतनदीप के साथ में रहने लगी, और ये तो जानते ही हो आग और बारूद का कभी साथ नहीं होता, ना तो शादी भई ना कछु, और साथ में रह रहे हैं। तो एक दिन चंद्रमुखी की मैया ने देखो क्या है, आज कम से कम 20-25 दिन हो गए और हमारी बेटी ने अपने आंगन से निकल करके हमारे आंगन की तरफ कदम नहीं दिया। मन में विचार किया है कि हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ काला है, काला नहीं, पूरी दाल काली है। तो उसने दासी से कहा कि ऐसा करो जाकर के तुम ये देखो हमारी रानी के आंगन में, मतलब हमारी बेटी के आंगन में कोई चोर छिपा है क्या। तो दासी कहने लगी महारानी तुम्हें आज पता चली, और हमें तो कम से कम 15-20 दिन हो गए। चोरा बैठो। हाँ, पता है। तो उस दासी के जब वचन सुने, चंद्रमुखी के मां ने अपने महाराज से कहा कि ऐसा करो बेटी शादी के योग्य हो गई है, और तुम नहीं जानते हमारे महलों में कोई चोर है क्या, अपने वंश में तुम दाग लगाओगे। तो एकदम से उस राजा ने अपनी सेना को आदेश किया है, कहा कि जाओ हमारे बेटी के महल को चारों तरफ से घेर लो। और ये बात बिल्कुल सच है प्रेम भैया, क्योंकि लिखा है कवियों ने प्रेमियों की दशा वो हो जाती है क्या हो जाती है? कि जिस तरह मीन थोड़े जल में व्याकुल हुई अत दुख पाती है, बछड़ा बिन गाय रमाए रात कभी को नहीं सुहाती है। प्रेमी के प्रति इस तरीका से तड़पता है जैसे बिना जल के मछली, और सूरज छिप जाए मेघ पाकर चंद्रमा यमा बस आने से। अरे प्रेमी ने नहीं ऐसे हैं छिप सकते नहीं छिपाने से। राजा को जब शंका हुई तो उसने फौरन गुड्डू भैया फौज भेज दी। अच्छा। और जब फौज भेजी
फौज ने जाकर के जिस समय चारों तरफ से नगर को घेर लिया, मतलब उसके महल को घेर लिया, नगर में कहीं पर भागने की जगह नहीं छोड़ी। और जैसे ही जदसा राजकुमारी ने देखी, चंद्रमुखी ने उस रतन दीप के गले में बाहें डाल दी और कहने लगी, महाराज कुछ भी करो, कैसे भी आप निकल जाओ तो हम जिंदा बने रहेंगे, लेकिन अगर आपकी ही मृत्यु हो गई तो तुम्हारे बिना अब मैं भी नहीं जी पाऊंगी। अच्छा, तो हाँ, तो प्रेम। इतना प्रेम। तो राजकुमार कहने लगा, उस दिन तो ये कह रही थी कि तुम जहां पर चाहो वहां पर रह सकते हो, हैं? मतलब वृंदा नाम की लड़की के साथ में शादी हुई है, वहां पर चले जाओ, विद्यावती के साथ में शादी हुई, वहां पर चले जाओ। आज तुम ये कह रही हो कि मतलब हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। वो लड़की गले में बाहें डाल करके बोली, तुम मेरी बात समझो ना, वो समय दूसरा था और ये समय दूसरा है। और बोली कि अब दशा वो है, एक मन कहता है आंखों से न जूता हूं मैं। चंद्रमुखी समझाती हुई कहने लगी, रत्नदीप वो समय दूसरा था, अगर उस समय तुम चले जाते तो हमारे ऊपर ना तो मुसीबत आती ना तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती, लेकिन ये समय दूसरा है। एक मन कहता है आंखों से न जूता होने दे, कंठ से कंठ को दिन रात मिला रहने दे। लड़की ने कहा कि अगर हमारा बस चले तो तुम्हें अपने सामने से क्षण भर के लिए अलग नहीं करूं, लेकिन मजबूरी है, अगर तुम मारे गए तो हमारे ऊपर दोष लग जाएगा। इतने वचन कहने के बाद उस लड़की ने उस राजकुमार को आरे कर बजुर की छाती बाने दीनों लला भगाई। चंद्रमुखी ने अपने आंगन से उस बालक को निकाल दिया और कहा कि तुम चले जाओ, अगर हमारे पिताजी के हाथों में पड़ गए तो तुम मारे जाओगे, और अगर जिंदा रहो तो कभी इधर मुड़ करके मत देखना। अगर भगवान ने हमारा मिलन लिखा होगा तो पुनः कभी ना कभी हम तुमसे मिलेंगे, लेकिन अब सेना पड़ी पिछाड़ सुनो दादा चितलाई। इधर तो सेना पीछे पड़ी है, इधर रतनदीप भाग रहा है। भागते भागते एक साहूकार के घर के सामने पहुंचा, पीछे मुड़ करके देखा तो सेना दूर है, तो उसने क्या किया, महाराज फौज कछ लगी है आज पिछाड़, और साहूकार के बनो भवन तम पहुंचो राजकुमार। सुखबीर बुरी है पर नारी की पीत पे सनाई जाने कच जाती, बुरी है पर नारी की पीत पे सनाई जाने कच जाती। आज स्त्रियों के पीछे भागता हुआ, स्त्रियों के चक्कर में रतनदीप जो था भाग रहा है इधर उधर। इधर जब राजकुमारी ने अपने महल से भगा दिया तो देखा है रतनदीप ने कि सेना कुछ दूर है, एक साहूकार का घर बना हुआ था, सेना जब पीछे थी तब तक वो उसी साहूकार के महल में प्रवेश कर गया। और जब साहूकार के घर में घुस गया, साहूकार ने उसे छिपा लिया। उसने कहा कि महाराज माफ करना, हमारे पीछे सेना पड़ी है, अगर राजा के हाथों में हम पड़ गए तो हमें फांसी दे दी जाएगी। साहूकार ने पूछा आखिर कारण क्या है, तब उसने सारी घटना बताई
कि राजकुमारी के साथ में हमारे अवैध संबंध है, मेरा प्रेम है, लेकिन वो उन्हें गलत संबंध समझ रहे हैं, इसलिए हमारी जान लेना चाहते हैं। तो प्रेम भैया इतने वचन जब बन सुने तो साहूकार ने बार रोक तो लो, उस रत्नदीप को अपने महल में रोक लिया। लेकिन रोकने का कारण कुछ और हो गया। इधर तो सेना निकल गई, और जब सेना निकल गई रत्नदीप हाथ नहीं पड़ा, और साहूकार के आंगन में जब रात हुई तब साहूकार ने कहा कि भोजन कर लो। भोजन किया। भोजन करने के बाद साहूकार समझाने लगा, हमने तुम्हारे प्राण बचाए हैं तो आप हमारे ऊपर एक दया कर दो। क्या? साहूकार जो था प्रेम भैया, बके आंगन में एक लड़की थी, लेकिन आंगन में एक लड़की थी, उम्र तो काफी हो गई थी, लेकिन शादी नहीं भई। हाँ, तो साहूकार ने कहा कि देखो हमने तुम्हारे प्राण बचाए हैं और हम तुमसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, तुम हमारी बेटी के साथ में शादी कर लो। और जैसे ही जाके शादी कर लो तो उस रत्नदीप को अपने पिताजी की बात याद आ गई कि हमारे पिताजी ने कहा था कि तुम्हारी 4 शादी होगी। अब 3 तो हमने शादी कर ली है, लेकिन अगर मैंने 4थी शादी यहां पर कर ली तो मैं अपना प्रण हार जाऊंगा, अपने पिताजी से कही हुई बात हार जाऊंगा। उसने कहा कि हम शादी तो अब बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि शादी के चक्कर में घर से भागे और शादी के चक्कर में फांसी तक पहुंच गए। अब शादी नहीं करेंगे। तो साहूकार कहने लगा अगर शादी नहीं करोगे हाँ तो आ जाओ अंटे पे, क्योंकि अभी तुम राजा के हथकंडे में हो और सवेरे होते ही होते हम राजा को पकड़ा देंगे। हाँ, और बोला अरे साहूकार ने कही बात सुन सही मैंने जान बचाई। सुखबीर, और तुम मेरी लली के संग में करो सगाई। साहूकार ने कहा कि हमने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, तुम हमारे साथ अगर इस तरीका का व्यवहार करोगे तो भोर होते ही होते हम राजा से कह के फिर तुम्हें पकड़वा देंगे। और जो ना मानो मेरी कही बात है सही, दिए पकड़ाई दिए पकड़ाई, और राज्यसभा में फांसी दे लगवाई। डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी बहुत कठिन है, डगरपन घटकी। अरे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भैया। डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी बहुत कठिन है, डगरपन घटकी। उसने कहा कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, बेटी के साथ में शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी शादी जिंदगी बर्बादी कर दूंगा मैं। शादी की तो बहुत बड़ी बात रही। तो वहां पर मजबूरी में भैया साहूकार की लड़की के साथ में शादी उसे करनी पड़ी। बुलाकीदास को समझाने लगे, पंडित जी सुनो, इस तरीका से 4 तो शादी हो गई, अब 4थी के साथ में रहने लगा। तुम्हारी कहानी का प्रश्न था वो हमने बता दिया। बुलाकीदास कहने लगा महाराज बताए तो दो। पूरो काम हो। पंडित जी कहने लगे मतलब? बोले मतलब तो ये है, अगर बता दिया है 4 शादी तो हो गई, तो भला वो खेचातानी काय कमारे हो रही महाराज, हमें जा तो समझा। और फिर कैसे खेचातानी हो रही है? जब शादी शांति के साथ में हो गई तो ये 4 स्त्रियां एकत्रित कैसे हो गई, चौराहे पर मिल कैसे गई? इतनी सी बात और बताओ, उसके बाद महाराज आप सो जाओ। तो पंडित जी कहने लगे सुनो प्रेम भैया। पंडित जी समझाने लगे बुलाकीदास, कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन अब तो हमारी खोपड़ी खाए रहे हैं, सोए को टाइम हो तुम उदम काटे। सुनो सार नहीं मिले तो कैसे मतलब? हाँ, सार तो देव में सार तो ये है, जब मतलब साहूकार के घर में रहने लगा, अब वृंदा नाम की लड़की तो ये जानती थी कि वो खत्म हो गया, और धोबिन ये जानती थी कि मतलब राजकुमारी के पास में है, और इतनी तो हिम्मत थी नहीं धोबिन की कि मतलब राजकुमारी से जाकर के तोता को वापस कर ले। और राजकुमारी
ये जानती थी कि हमारे आंगन से भाग गया, अब ना जाने संसार में कहां भटक रहा होगा, अगर हमारे आंगन में पुनः आएगा तो ये मारा जाएगा। लेकिन साहूकारनी के आंगन में रतनदीप रह रहा था। पंडित जी समझाने लगे, सुनो अब हुआ ऐसा, जो पहले वृंदा नाम की लड़की के साथ में शादी हुई थी, उसकी दासी जो थी वो एक दिन अपने पीहर में घूमने के लिए आई। अच्छा, प्रेम भैया, क्लियर कहाँ तो? पीहर वहीं पर था जहां पर साहूकार के आंगन में वो रह रहा था। अच्छा, हाँ, तो बा ने जब रतनदीप को देखो और लौट के जब वृंदा के पास में पहुंची है, राजकुमारी के पास में, तब बाहें पकड़ के बोली, बहना के तेरो पता मैंने नियारो है। दासी ने समझाया, वही वृंदा नाम की लड़की जो थी, उसी की दासी ने जाकर के अपने नेहर में देखा है कि रतनदीप साहूकार के घर में रह रहा है। तब उसने बताया कि रोपत मैंने नियारो है, मेरे नेहर में डेरा डाले है मेरे। लड़की ने समझाया, बने बादर तेरे संग भारो है, साहूकार पवायो मतवारो है। उस लड़की ने जाकर के समझाया दासी ने कि तुम्हारे पति को, जिसके साथ में तुम्हारी शादी हुई थी, वो हमारे नेहर में रह रहा है। और जब वृंदा नाम की लड़की को यह पता चला कि वो उस राज्य में रह रहा है साहूकार के आंगन में, तो देखिए इसे कहते हैं प्रेम। वास्तव में वो लड़की सच्चे दिल से प्रेम करती थी, और एक ही नहीं बल्कि वो चारों स्त्रियां उसे प्रेम करती थी। तो पंडित जी समझाने लगे, बोला कि दास, इधर से वृंदा नाम की लड़की भागी, साहूकार के आंगन में जाकर के पहुंची और कहा कि महाराज तुम्हारे साथ में हमारी शादी हुई थी, तुम इसके साथ में कैसे रह रहे हो। और जब अपनी स्त्री को देखा है सामने खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। इधर वो लेकर के कहने लगी, मैं अपने साथ में से लेकर के जाऊंगी। तो साहूकारनी के घर से लेकर के वो वृंदा नाम की लड़की बाहर निकली। इधर राजकुमारी जो चंद्रमुखी थी, वो अंटा के ऊपर खड़ी होकर के देख रही थी। जब गौर करके देखो कि मतलब ये तो वो ही है, हाँ, और जैसे ही बहाने देखो तो वो एकदम से अंटा पे से दौड़ के आई, और दौड़ के आई, एक बाएं उसने पकड़ ली, एक बाएं उसने पकड़ ली। साहूकारनी सामने खड़ी है कि ये मेरा पति है, और राजकुमारी चंद्रमुखी ये कह रही है कि ये मेरा पति है, और वृंदा नाम की लड़की ये कह रही है मेरा पति है। इस तरीका से वो इधर से लेकर के जा रही थी, ये तीनों खेचातानी हो रही थी, और तब तक बा मतलब धोबी ना गई उधर से। हाँ, तो अब हो ये रहा है, पंडित जी समझा रहे हैं, बोला कि दास, वहां पर अपनी ओर करत सूरज पति जो मेरो, और साहूकारनी कहे बलम जो मेरो। पंडित जी समझाने लगे, बोला कि दास, अब तो कोई शंका नहीं है, ध्यान से सुनना। वही धोबिन है, वही साहूकारनी है, और वही वृंदा नाम की लड़की है, वही चंद्रमुखी राजकुमारी है। चारों स्त्रियां ये कह रही हैं कि ये हमारा पति है, ये हमारा पति है। रतनदीप को समझ में यही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उत्तर दूं, किसे अपनी पत्नी बताऊं, किसे अपनी पत्नी अनस्वीकार कर दूं। कहने का मतलब, बात हो न रही झुझलाए, कहे समझाए पति मैंने दियायो। वो धोबिन कह रही है कि ये हमें मरा हुआ मिला था, गंगा जी से मैंने इसे जीवित किया है। विधाता ने तब मैंने पायो, बुलाकी दास, और मुझे ऐसा लगता है वो चारों कर रही बयान, सुनो ते ध्यान पंडित समझायो। मोह लगे ना ये तू बुई देख के आयो। सुखबीर, धर्म बाप पलंग पे तेरे बेटा ये उमरिया बारी है।